कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और लास्ट टॉपिक ऑफ टाइपस्क्रिप्ट जो है हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। इसके बाद आप लोग जो है आप लोग टाइपस्क्रिप्ट कंप्लीट टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर बन जाएंगे। ठीक है, टेस्ट पर पास करने के बाद मतलब आप लोग जो है टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर बन जाएंगे। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी। ओके, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। लास्ट क्लास, लास्ट क्लास ऑफ टीएस। ठीक है, टीएस मीन्स टाइपस्क्रिप्ट। लास्ट क्लास है हमारी आज टाइपस्क्रिप्ट की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जितना भी काम होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो हम इसी फोल्डर में करेंगे। तो इसको मैं ओपन इन टर्मिनल कर लेता हूँ और ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये विंडोज 11 में ऑप्शन है बाय द वे। तो आप लोग जैसे यहाँ से ओपन करते हैं तो वैसे कर लिएगा। ऊपर यहाँ पे क्लिक करके पाथ पे सीएमडी लिखेंगे तो आपका वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट। और अब जो है मेरा ये वाला फोल्डर वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो समझते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली है क्या। कब हुई थी क्लास? ट्यूसडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन हमने थोड़ा सा देखा था इसको कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। मतलब देखा नहीं था, थोड़ा सा हमने बस इसकी थ्योरी पढ़ी थी। तो फाइल का नाम अभी कुछ नहीं रखते, अभी सिर्फ इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का जो वर्ड आ रहा है एंड में, ये क्या चीज़ है। इसको हम लोग ऊप्स भी कहते हैं। तो जहां पे मैं ऊप्स का वर्ड यूज करूँ आप लोग समझ जाइएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास कितने टाइप की प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, हम लोग ऊप्स की बात कर रहे हैं लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा कि कितनी टाइप्स की हमारे पास प्रोग्रामिंग्स होती हैं। हमारे पास दो तरह की प्रोग्रामिंग होती हैं। अच्छा, ये सिर्फ टाइप की बात नहीं कर रहा, ये ऑल लैंग्वेजेस में बात कर रहा हूँ। सी हो गया, जावा हो गया, आपके पास सी शार्प हो गया, पाइथन हो गया। इन सब के अंदर दो टाइप्स की प्रोग्रामिंग्स होती हैं। एक होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये दो टाइप्स की आपके पास प्रोग्रामिंग होती हैं। अच्छा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग देखिए, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा फंक्शनल को भी देखना पड़ेगा स्टार्ट में। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग आपके पास क्या होती है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग आपकी होती है जिसमें आप सारे काम करते हैं फंक्शंस बना के। ठीक है। अच्छा, अब फंक्शंस कहाँ यूज होती है, कहाँ यूज करनी है, और इसके साथ साथ हमारी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहाँ पे यूज होती है उसको भी डिस्कस करते हैं। बट पहले ये हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। देखिए, फंक्शन जैसा मैंने बताया फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ आप फंक्शन से सारा कोड करते हैं। फंक्शन बना रहे हैं, फिर कॉल बैक्स जैसे हमने देखे थे कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पास कर रहे हैं, फिर प्रॉमिस लगा रहे हैं तो उसमें फंक्शन बना रहे हैं। और अगर को आपको लूप चलाना है तो वो भी फंक्शन की मदद से आप लूप चला रहे हैं, फॉर ऑफ का लूप, फॉर इन का लूप, ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए। तो ये सारी चीजें आप कैसे करते थे, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहलाती है। जिस प्रोग्रामिंग के अंदर आप सब फंक्शन का यूज करें वो होती है हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसी तरह हमारे पास आई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू से चलती हुई आ रही है। बस उसमें जो है वो चेंजेस आती रही, कुछ न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होते रहे, कुछ न्यू चीजें इंट्रोड्यूस होती रही। बट वैसे जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू से, जब से हमारे पास जावास्क्रिप्ट आई थी, जब से हमारे साथ साथ चल रही है। शुरू में सिर्फ ऑब्जेक्ट से होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो है इंटरफेसेस आए, फिर उसके बाद क्लासेस आई, फिर फोर पिलर्स आ गए मेन, उसके बाद आहिस्ता सब ग्रेडेशंस होती रही। तो ये हो गई हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ऊप्स में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का यूज करके अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, मतलब हमें कुछ भी करना है तो हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का यूज करके हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें हम लूप्स यूज नहीं कर रहे हैं, फंक्शंस बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे, यूज करते हैं बट ज्यादा फोकस हमारा होता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और क्लास के ऊपर। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। अच्छा, आज वाली क्लास हो सकता है सारी थ्योरी पर जाए क्योंकि ये बहुत बड़ी थ्योरी है वैसे। ठीक है, और सबसे पहला मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लोगों ने याद करनी है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाँ ठीक है, प्रोग्रामिंग।
प्रोग्रामिंग। ठीक है, ठीक है। इसका मैं यहाँ पर, इसका जो आंसर है ना वो मैंने भी याद किया, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं नीचे आता हूँ, कमेंट्स में लिखता हूँ, और इसका जो आंसर होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ पैराडाइम uses object and classes to, और नहीं आ रहा, ऑर्गेनाइज कोड। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। मैं ऑल जेड दबाऊंगा, ये नीचे आ जाएगा, इसको भी मैं कमेंट में लिख देता हूँ। तो फायदा वही कमेंट में ही है, यहाँ पे लगा भी देते हैं। अच्छा, वो ऊपर लग रहा है, खैर। ठीक है, तो ये एक इसकी डेफिनेशन है, इसका आंसर है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये आप लोगों ने याद करना है। अब आपके ऊपर, आप इसको कैसे याद करते हैं। मैंने तो जो है इसको बात है कि आप आगे जाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि अच्छा ये चीजें होती हैं, ये सारी चीजें। बट अभी के लिए आपको समझने कि आपने रट्टा लगाना है, और क्लासेस टू ऑर्गेनाइज कोड। वैसे इसमें रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, सिंपल अगर आप इसको समझ लें तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक प्रोग्रामिंग है। अगर इसका आप उर्दू में जवाब दें तो इसका जवाब ये है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग है। और वो क्या यूज करती है, वो यूज करती है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अभी इसको हम आगे जाके इसकी जो है वो यूजेस भी देखते हैं कि हमारे पास क्या यूज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग बेहतर है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेहतर है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या चीजें कब यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं, वो सारी चीजें भी हम जो है अभी देखते हैं। अब सबसे पहले तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस हैं, हम उनको लिखते हैं कि भाई हमारी जो है कैसे जो है ये सारी चीजें यूज होती हैं और क्या क्या चीजें चलती हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक ना लिस्ट बना लेता हूँ। अच्छा, जितना भी काम होगा वो सारा हमारा कमेंट्स में होगा, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट में इस तरह इसको करते हुए चलूंगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ। सबसे पहली चीज क्या होगी हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, क्लासेस, क्लासेस। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म आएगा। इसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास होता है, अच्छा वो सजेस्ट ही नहीं कर रहा, उसको पता नहीं क्या हो गया, हम खुद लिख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, एनकैप्सुलेशन। अच्छा, ये सारी चीजें क्या हैं, टेंशन नहीं लेना, अभी हम इसको प्रॉपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये सारी चीजें बेसिकली क्या है। अच्छा, मेन सारी ये चीज, चार चीजें हैं। ये हमारे पास 4 पिलर्स हैं। यहाँ पर मैं नीचे आके लिख भी लेता हूँ, 4 पिलर्स इन टाइपस्क्रिप्ट। ये बेसिक 4 पिलर्स है हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। और इन 4 पिलर्स के ऊपर हमारी जैसे छत नहीं खड़ी हुई होती है, आप लोगों के घर की छत जैसे 4 पिलर्स पे खड़ी हुई है, 4 दीवारों पर, इसी तरह हमारी जो है ये भी 4 दीवारों पर, एक तरह से आप ये कह लें कि ये 4 पिलर्स के ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खड़ी हुई है, और इन 4 पिलर्स के ऊपर ये चलती है। ठीक है, ये 4 चीजें, इनहेरिटेंस, ये याद कर लें। हर इंटरव्यू में, हर जगह देखें, अब आप लोग बन चुके हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, और आप लोग एक आईटी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आपसे कोई भी अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा जिसको प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आती हो ना, अगर वो आपसे क्वेश्चन करेगा ना, तो वो आपसे ये पूछेगा कि भाई आप मुझे बताओ कि इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, या वो पूछेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो आप कम से कम अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या आंसर देंगे, आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक पैराडाइम है जो यूज करता है ऑब्जेक्ट और क्लासेस को, और उसके 4 बेसिक पिलर्स हैं। कौन कौन से पिलर्स हैं, इनहेरिटेंस, मेरे साथ साथ रिपीट करें ताकि याद हो जाए, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, थोड़े से मुश्किल नाम है बट इनको याद रखना है आप लोगों ने, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम इन चारों पर भी आएंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स वैसे आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखे भी हैं। मैं यहाँ पे छोटी सी इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ जो याद भी कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस लिख देते हैं। अच्छा, स्पेलिंग ऐसा आएगा यहाँ पे, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, ये जो डेफिनेशन लिखी है मैंने, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से लिखी है। अच्छा,
ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर्स आते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग अपने प्रॉपर्टीज और मेथड्स को डिफाइन करते हैं। किसी भी चीज को वेल एक्सप्लेन करता है क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे अब कार का हमने देखा था, कार की सारे मॉडल्स, कार की डिटेल्स वगैरह सारी क्या करते थे? ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने स्टोर की थी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक इंटेंस है हमारी क्लास का, मतलब ये समझ लें कि वो क्लास का यूज करके हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा। अब मिसाल ले लें कि आपके पास जो है एक हमने पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो पर्सन के ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी मतलब कि हमारे पास जो है अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर में हम क्या करेंगे? पर्सन की जो है ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। हमने एक डॉक्टर का वेरिएबल बनाया और उसमें हमने उसकी टाइप दे दी जो हमने पर्सन की बनाई, क्योंकि डॉक्टर भी हमारा क्या एक पर्सन है। हमने इसी तरह एक इंजीनियर की बनाई। अब एक पर्सन जो है वो इंजीनियर, तो उसको हमने क्या क्या क्लास दे दी? हमने उसको एक अपनी जो ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप दी थी वो क्या दी? पर्सन की। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बहुत ज्यादा एनहेंस कर देता है और हमारी रीयूजेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास, वैसे तो हमने बहुत डिटेल में उसको देखा हुआ, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप एक छोटी सी एग्जांपल ले सकते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई ऑब्जेक्ट अलग नहीं है कि उसके सिंटैक्स अलग हो या बाकी सारी चीजें अलग हो, सेम चीजें। बट ये है कि आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। अच्छा, अब क्लासेस क्या है? क्लासेस को देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी इसकी भी डेफिनेशन, क्लास की जो है वो डेफिनेशन भी लिखता हूँ। क्लास की डेफिनेशन क्या लिखता हूँ? अ क्लास इज अ, क्या हो गया, इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ, ब्लूप्रिंट समझते हैं सब कि ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट अगर तो किसी को पता है, अगर नहीं पता कोई मसला नहीं है, अभी हम इसको देख लेते हैं। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर कोई बताना चाह रहा है कि ब्लूप्रिंट क्या होता है तो वो माइक ओपन करके बता सकता है। माइक ओपन है, आप सबके पास जो है वो एक्सेस है माइक ओपन करने का। अगर कोई बताना चाह रहा है कि ब्लूप्रिंट क्या होता है किसी भी चीज का, प्रोग्रामिंग से हटके नॉर्मल, हम ब्लूप्रिंट का वर्ड जो है वो कहाँ पर यूज होता है और क्या चीजें होती है? जी, कोई इंटरेस्टेड है बताने में? ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट हमारा, प्रोग्रामिंग सेट की बात करते हैं पहले। ब्लूप्रिंट हमारा किसी भी चीज का स्ट्रक्चर, जो हमारे किसी भी चीज का स्ट्रक्चर डिफाइन करे, वो होता है हमारे पास ब्लूप्रिंट। मैं एक काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ क्रोम पर और एक किसी इमेज के जरिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। स्टार्ट हुई है तो हम लोगों को ब्लूप्रिंट ऑफ कार्स, कार्स। ठीक है, एक इमेज वैसे मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो ये सही है। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मीटिंग कंट्रोल्स में हाइड कर रहा हूँ, किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो जो है मुझसे पूछ सकता है फिर। अच्छा, ये ओपन हो रही है इमेज। अच्छा, ये तो यूं ही ओपन हो गई। खैर, इसी को हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक जो ब्लूप्रिंट होता है किसी भी चीज का, वो हमारे पास इस तरह से होता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? अब आप लोगों ने देखा होगा, गए होंगे बैरियर टाउन गए हों या साइमा में गए हों या फैल्कन, कराची की मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो गया होगा, इसलिए मैंने इतने सारे जो है वो दिया होता है। अच्छा, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपने देखा होगा कि एक ही तरह के सारे घर होते हैं, लाइन से बने हुए भाई। उसकी बालकनी भी सेम है, टेरेस भी सेम है, गेट भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। और जो उसकी इसके पीछे क्या चीज है, वो लोग पहले पूरी सोसाइटी बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद वो स्ट्रक्चर देखते हैं, घर का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भाई यहाँ पर जो है गेट होना चाहिए, यहाँ पर टेरेस होगा, इतने कमरे होंगे, ये सारी चीज होंगी। इसी तरह कार्स की अगर हम एग्जाम्पल लें तो कार्स में क्या होता है कि जैसे हमारी कोई भी कार चल रही, BMW चल रही है, या कराची में रहते बात करें सिविक चल रही है, या सबकी पसंदीदा मेहरान बॉस जिसको हम कहते हैं वो चल रही है, तो मेहरान का क्या था? पहले सब, जब लाखों गाड़ियां दिन में बन रही, मिसाल दे रहा हूँ कि लाखों गाड़ियां बन रही, तो लाखों दफा इंजीनियर बैठ के ब्लूप्रिंट नहीं बनाएंगे। वो क्या करते हैं? उन्होंने स्टार्ट में ही इतने इंचेस के टायर होने चाहिए, इतने बड़े उसके मिरर्स होने चाहिए, इतनी बड़ी लाइट्स होनी चाहिए, इस जगह पर जो है उसका सनरूफ होगा। तो पहले ही इंजीनियर बैठ के, इंजीनियर की पूरी टीम बैठ के उसको डिसाइड कर लेती है कि भाई इतना इस तरह का हमारा ये डिजाइन होगा, ये फाइनल हमारा होगा। तो जब एक दफा वो ब्लूप्रिंट बना लेते हैं तो फिर जितनी भी आगे गाड़ियां बनती हैं, जितनी आगे उसी एक डिजाइन के ऊपर बनेंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये हमारे पास एक ब्लूप्रिंट कहलाता है। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, ज्यादातर इंग्लिश मूवीज में, कि जब पता तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट उनके पास होता है, जिसमें उनको पता होता है कि यहाँ पे ये सेफ रूम है, यहाँ पर ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट बेसिकली क्या होता है कि आपका पहले से प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्लूप्रिंट हमारा क्या होता है? ब्लूप्रिंट हमारा होता है प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर कह लें, या हमने पहले से उसका पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि भाई इसके अंदर ये चीजें आएंगी, इस इतनी साइज की ये चीज होगी, इतनी साइज की ये चीज होगी, तो इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। और अब प्रोग्रामिंग अगर बात करें, प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या
चीज काम करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। क्लासेस हमारे पास यूज होती हैं ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। ठीक है, ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हमारे पास क्लासेस का यूज होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हमारे पास क्या यूज होता है, क्लासेस का यूज होता है ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे, और अब थोड़ा सा बेसिक 4 पिलर्स को समझते हैं कि हमारे पास ये क्या होते हैं और इनका यूज कैसे है। बट इन पे जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ नीचे और एक लाइन और लिखता हूँ, बेनिफिट्स ऑफ ओप्स। ठीक है, या यूजेस ऑफ ओप्स लिख लेते हैं। अच्छा, यूजेस तो मैं ऐसे ही डिफाइन कर देता हूँ, हमने हमारा टाइम ऐसे रहा होगा इसमें, कि हम लोगों को कहाँ पे अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करनी है और कहाँ पे फंक्शनल यूज करनी है, क्योंकि ये भी एक जो है क्वेश्चन आया जाता है आपसे कि आप जो है वो कहाँ पर यूज करते हैं अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। अच्छा, अब इसको समझते हैं। देखिए, अगर तो आपको छोटा सा कैलकुलेटर बनाना है, आपको छोटा सा जो है नंबर गैसिंग गेम बनानी है, तो आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज करके बना लेंगे। और उसमें रिकमेंडेड भी ये होता है कि आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग का ही यूज करें उसको बनाने के लिए। ठीक है, उसमें आप किसी और चीज का यूज नहीं करें। किसी और चीज का मतलब कि किसी और प्रोग्रामिंग का यूज नहीं करें, आप उसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग से ही उसको बना लें। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहाँ पे यूज होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फूड पांडा भी रिसेंट है, दराज पाकिस्तानी की बात करें तो दराज है, ओएलएक्स है। तो जो इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, इनको बनाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज होता है। ठीक है, अब हो सकता है कि ये प्रोग्रामिंग जो है जो जैसे दराज बना है वो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बना हुआ हो, टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट पे नहीं बना हो, बट यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हर लैंग्वेज में होगी। ये लास्ट के जो 2 टॉपिक पढ़े ना, ये आपको हर लैंग्वेज में मिलेगा। ये आपको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में भी मिलेगा, स्ट्रक्चरल डिजाइन। अच्छा, ये मैंने भी देखा है, मिस मारिया का क्वेश्चन था स्ट्रक्चरल डिजाइन। जी, स्ट्रक्चर डिजाइन ब्लूप्रिंट, आपने वो क्लासेस का उस टाइम पूछा होगा। तो क्लासेस जो है हमारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए या एक दफा ब्लूप्रिंट बनाने के लिए यूज होती हैं। ठीक है। अच्छा, खैर मैं यहाँ पर जो है यूज बता रहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो हमारी जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं वो किस चीज से बनी हुई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। नो मैटर कौन सी लैंग्वेज से बनी हुई है, बट बनी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ही होंगी। अब देखें, लास्ट के जो 2 टॉपिक्स हमने पढ़े, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो सारी लैंग्वेजेस के अंदर आते हैं। ठीक है, आपने ये 2 टॉपिक अच्छी तरह समझ लिए। तो बाकी अब न्यू लैंग्वेज, आप जैसे इंशाल्लाह हम अपने फोर्थ क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर हमारा थर्ड क्वार्टर होगा नेक्स्ट ईयर का, फोर्थ क्वार्टर में जब हम पाइथन पढ़ेंगे, तो पाइथन के अंदर हमारे पास ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी होगी। मतलब टॉपिक सारे वही होंगे, बस सिंटेक्स चेंज होगा और थोड़ी थोड़ी चेंजेस कहीं कहीं पर हो सकती हैं, जैसे इफ एल्स उसमें भी इफ एल्स होगा, फंक्शन उसमें भी फंक्शन होंगे, बट सिंटेक्स चेंज होगा। पाइथन में डेफ कीवर्ड से जो है हमारा फंक्शन बन रहा होता है, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड्स ये है। बट ये है कि पाइथन हमारे पास, या पाइथन की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हमने उसको पढ़ना है आगे। किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, बट सिंटेक्स चेंज होता है। तो अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज सीख लेते हैं ना, तो आगे जाके आपके लिए अदर लैंग्वेजेस सीखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहाँ पे यूज करनी है। तो कोई भी इस तरह की बड़ी एप्लीकेशन आप बनाने जा रहे हैं, आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, वी कैन से ब्लूप्रिंट इज स्ट्रक्चरल डिजाइन टू इनिशियलाइज। जी, कह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था ना कि हम क्या करते थे, हम लोग अपना ऑब्जेक्ट को डिजाइन स्ट्रक्चर करने के लिए इंटरफेसेस बनाते थे। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस होती हैं, बट थोड़ी सी एडवांस तरीके से। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं ऑब्जेक्ट का, बट थोड़े से एडवांस तरीके में हमारे पास जो है ये जो 4 पिलर्स हैं, इसकी इंटीग्रेशन होती है क्लास के अंदर, और अभी हम इसको देखने वाले हैं कि कैसे होती है, क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैंने जो ट्यूजडे वाली क्लास थी उसमें बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ना ज्यादा थ्योरी है, ज्यादा कॉन्सेप्शन बेस है ये सारा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोड भी है इसके अंदर, बट ज्यादातर आप लोगों का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, तो ये यूजेस है हमारे पास किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। और क्या कहाँ पर यूज होती हैं, जब हमें कोई बहुत बड़ी वेबसाइट बनानी है, कोई वेबसाइट नहीं कहेंगे, कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाना है, या कोई बहुत बड़ी हम लोगों को अपनी ऐप बनानी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेनिफिट्स ऑफ ओप्स। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में आके कोड रीयूजेबिलिटी, इजियर मेंटेनेंस। ठीक है, ये सारी चीजें बिल्कुल सही बोल रहा है, रीडेबिलिटी। ठीक है, ओके। एक चीज और यहाँ पर होती है एफिशिएंसी, तो मैं कमेंट में लिख देता हूँ
हमारे काम को जो है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देती है। और फिर हमारे पास एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, ये चार पांच बेनिफिट्स हैं आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करने के। ठीक है, सबसे पहला क्या है? कोड रीयूजिबिलिटी। मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ऊपर, अब उसको आगे जाकर अभी हम कोड करके देखेंगे, अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट ये चीजें थोड़ी सी समझ लें कि बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज रीयूजिबिलिटी, हम इजीली इसको रीयूजेबल कर सकते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, अब उसको बार बार यूज कर सकते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हमें हर चीज के लिए अलग अलग फंक्शन बनाना है। बट जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पर्सन की, तो पर्सन को मैं बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पर हम कार की एग्जांपल, ब्लूप्रिंट भी हमने कार का देखा, तो कार की एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि कार का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब बाकी जितनी भी कार्स हैं उनमें ज्यादातर चीजें सेम होंगी। टायर टायर सेम होंगे, मतलब टायर, चार ही टायर होते हैं। मॉडल सबका होता है, और नंबर प्लेट सबके पास होती है, डोर सबके पास होते हैं, मिरर सबके पास होते हैं। तो वो मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेव कर लिया। अब जब भी मुझे आगे उसको बार बार यूज करना है, अगर 100 गाड़ियां हैं तो मुझे 100 गाड़ियों के अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनाने पड़ेंगे। मुझे सिर्फ वेरिएबल बनाना है उस गाड़ी के नाम का और उस ऑब्जेक्ट को यूज करना है। तो इसको कहते हैं रीयूजिबिलिटी, कि हम बार बार एक ही कोड को, रीयूजिबिलिटी मतलब बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ही कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अच्छा, इजियर मेंटेनेंस, इजीली मेंटेन हो सकता है। हमें क्या करना है, अब हमें एक चीज ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे मुझे जो है अपना जो मैंने पर्सन का बनाया हुआ है, उसके अंदर कुछ चीजें कार का बनाया हुआ है। कार के अंदर अब जो है हमारी सेडान गाड़ियों से हटके थोड़ी सी बड़ी गाड़ियों पे आते हैं या स्पोर्ट्स कार पे आते हैं। तो स्पोर्ट्स कार के अंदर जो है हम लोग उसकी क्या कहते हैं उसको, हाइट की जो नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस, उसको हमने कम करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट में जाके चेंजेस करनी है, और हमारी आगे पूरी की पूरी जितनी भी हमने कोड लिखा है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फायदा है कि इजियर मेंटेनेंस है, साफ कोड लिखा हुआ होता है सामने। और हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों को एक जगह पे चेंजेस करनी, ऑटोमेटिकली हमारे पास सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। इजियर डिबगिंग, एरर ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। डिबगिंग का वर्ड हमारा कब यूज होता है, जब हमारे एरर्स की बात आती है। डिबगिंग किसको कहते हैं? बेसिकली डिबगिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। डिबगिंग वैसे पता भी होना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग ना एक्सप्लोर करते रहा करें टाइपस्क्रिप्ट को, अलग अलग जगहों से जाके एक्सप्लोर करें, कि ये बहुत बड़ा समंदर है। किसी भी एक लैंग्वेज पर अगर आपने कमांड हासिल कर ली ना, बाकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आप लोगों को आ जाएंगी। अगर अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक पाइथन में कोड दिखाऊं ना, तो आप लोगों को 100% तो नहीं, बट 60 to 70% वो कोड समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे वेरिएबल बना हुआ है, यहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पर इफ एल्स लगा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है। आप लोगों को 100% नहीं, बट 50 to 60% वो कोड जो है समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप किसी एक लैंग्वेज में कमांड हासिल कर लेते हैं, आप लोगों को बाकी अदर लैंग्वेजेस सीखना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। और जितनी ज्यादा लैंग्वेज उतनी ज्यादा आप लोगों की वाह वाह, और उतने ज्यादा आप लोगों के फिर जो है चांसेस बढ़ जाते हैं चीजें मिलने की, और बहुत सारी और अदर फैसिलिटीज हैं इसकी। अच्छा, डिबगिंग का वर्ड जो यहाँ पर यूज होता है, फौरन से आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि डिबगिंग लॉजिकल एरर्स पे यूज होती है। डिबगिंग हम लोग कब करते हैं, जब हमें लॉजिकल एरर्स को सॉल्व करना हो। अगर आप यहाँ पे देखें तो VS कोड के अंदर भी एक ऑप्शन होता है रन एंड डिबग का। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूं तो रन एंड डिबग का जो कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हम इसलिए नहीं आते क्योंकि ये बैकएंड में बहुत यूज होता है। बैकएंड डेवलपर का काम क्या होता है कि बैकएंड डेवलपर टेस्ट लिखता है। ठीक है, अब हमने एक कोड लिखा, उसके वो टेस्ट बनाएगा, मल्टीपल टेस्ट। टेस्ट से क्या मुराद है? टेस्ट से ये मुराद है कि वो आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा। अब मिसाल के तौर पे आपने अपनी एक जो है कोई भी वेबसाइट बनाई है, उस पर आपने ऑथेंटिकेशन डाली। ऑथेंटिकेशन किसको कहते हैं? लॉगिन सिस्टम। आपने लॉगिन सिस्टम डाला है। तो अब जो बैकएंड डेवलपर होगा या जो डिबगर होगा, वो क्या करेगा, वो आएगा, वो चेक करेगा, उसको डिबग करेगा बार बार, उसको उसके टेस्ट बनाएगा। टेस्ट रिटर्न फॉर्म में भी होते हैं, टेस्ट एआई का यूज करके, अब तो एआई आ चुका है, एआई का यूज करके भी टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट कैसे होगा कि भाई वो देखेगा कि मैंने 3 बार अपना पासवर्ड गलत डाला है, तो क्या चौथी बार वो मुझे ये एरर दे रहा है कि भैया आप अपना इनवैलिड पासवर्ड है, आप इसको बार बाद कोई और पासवर्ड ट्राई करो, क्या वो ये कर रहा है? या अगर हमने टेस्ट नहीं बनाया, हमने एप्लीकेशन ऐसी अपनी जो है वो लॉन्च कर दी, और उसमें कि बहुत बड़ा डिबग था या बग था। देखिए, बग के किसको कहते हैं? बग कहते हैं हम एरर को, लॉजिकल एरर को हम बग कहते हैं। तो बग को डिबग करना, बग की जो ऑपोजिट फॉर्म है वो है डिबग। डिबग करना हमारे पास क्या होता है, जेसन की फाइल में डिबग लिखा होता है लाइन 6 में, टाइप से पहले जो हमें मॉड्यूल लिखते हैं। मैं टर्मिनल में डिबग, डिबगिंग लिखा होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? बताया ना मैंने कि बैकएंड डेवलपर। आप मेरे ख्याल से यहाँ पे बात कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे टर्मिनल अगर ओपन करूँ अपना, एक सेकेंड, सॉरी।
शिफ्ट, टर्मिनल ओपन हो गया। यहाँ पर डिबग कंसोल आप इसकी बात कर रही है ना, कि ये जो लिखा हुआ तो ये क्या होता है, तो मैंने बताया जैसे कि हम टेस्ट लिखते हैं, बैकएंड के अंदर टेस्ट लिखते हैं कि भाई अपनी प्रोग्रामिंग उसको ऑथेंटिकेशन की हम एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो ऑथेंटिकेशन को चेक करने के लिए कि भाई हमने 3-4 दफा उसने एरर दिया, मतलब हमें कहा कि इनवैलिड पासवर्ड, क्या वो मल्टीपल टाइम दफा दे रहा है, क्या 10वीं दफा वो हमें एरर दे रहा है, या हमें ऐसे इंटर होने दे रहा है, हमने सिर्फ यूजर नेम डाला, हमने जो है वो पासवर्ड नहीं डाला उसका, तो वो इंटर कर रहा है क्या, ऐसा भी होता है। ठीक है, कि ऑथेंटिकेशन इसलिए हमारे पास बैकएंड डेवलपर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आईसीयू, शायद हम लोग कहते हैं उन डेवलपर्स को ना। तो वो क्या करते हैं, वो टेस्ट बनाते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं सर। तो ये सारा काम होता है बैकएंड का। तो इस ये बहुत ज्यादा इजियर होता है कि हम इसको इजीली डिबग कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड को, जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करके कोड लिखा होता है, वो इजियर डिबगर होता है। तो इसका मतलब यह है कि बैकएंड डेवलपर जो हमारा कोड देख रहा है, जो उसको डिबग कर रहा है, उसका टेस्टिंग कर रहा है, उसके लिए काफी इजी हो जाता है हमारा डिबगिंग करना। इसीलिए बहुत सारी कंपनी जो है यही रिकमेंड करती हैं कि हमें अपनी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ही कोड चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर को ही ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसा बंदा जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स मतलब आती हो, तो वो उस बंदे को ढूंढते हैं। अच्छा, चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, इम्प्रूव रीडेबिलिटी। इम्प्रूव रीडेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप जो कोड कर रहे हैं वो इजी टू रीड है, इजी टू मेंटेनेंस भी है, इजी टू रीड भी है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर आप पैरामीटर दे रहे हैं, आप जो है बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपल कोड होता है, हम उसको इजी टू यूज बना देते हैं, मतलब हमारी जो रीडेबिलिटी वो बढ़ जाती है, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में चीजें आ रही होती हैं। बट फंक्शन में क्या होता है कि हम ब्लॉक स्कोप का यूज कर रहे होते हैं फंक्शन के अंदर, फिर बहुत सारी रिटर्न आ जाती हैं, फिर उसके अंदर लूप चलाना है, तो वो एक अलग चीज। तो ये बहुत बड़ा हमारा एक कोड बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। तो जो बेनिफिट्स हैं ऊप्स के, उसके अंदर ये भी हमारे पास बेनिफिट आता है कि हमारा ये रीडेबिलिटी बढ़ा देता है कोड की, और हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं अपने कोड को और समझ सकते हैं। एफिशिएंसी, कौन बता रहा है एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी किसको कहते हैं? अच्छा, स्टूडेंट्स आ चुके हैं आधे से ज्यादा, 3 स्टूडेंट्स बाकी हैं। खैर, मैं बता देता हूँ, एफिशिएंसी हमारे काम को स्पीड अप करना। स्पीड अप मतलब कि आप कोड लिख रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी कोड हो रहा है। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आपकी जो एफिशिएंसी की स्पीड है वो बहुत कम होती है, मतलब आपकी जो स्पीड है वो कम होती है, मतलब आपको समझ समझ के लिखना है, और उसको बार बार आपको जो है चेंज करना है, तो वो हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज इम्प्रूवमेंट, जबरदस्त ये भी कह सकते हैं। तो क्या करता है एफिशिएंसी, आपका जो है एक तो स्पीड अप कर देता है, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, आप जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट करते हैं। और जो मिस मारी ने पॉइंट कहा, इंक्रीज इम्प्रूवमेंट, आप उसके अंदर जो है अपनी मर्जी से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और मतलब आपको फर्क नजर आएगा दोनों में। तो ये होता है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ये हमारे पास 5 बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब हमारी क्लास खत्म होने में जो है 2 मिनट रहते हैं, तो ये है कि अब इन 4 पिलर्स को हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में समझेंगे। ठीक है, अच्छा कल वाली हो सकता है कल हम लोग 2 सेशंस करें, क्योंकि ये थोड़े से ना थ्योरी इनकी बड़ी है। आज वाली क्लास में इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स हमारा यही समझने में चला गया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करता तो वो खत्म नहीं होता, इस वजह से मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया। हम आ गए थे बेनिफिट्स ऑफ वूप के ऊपर। अच्छा, कल वाली क्लास में हम इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, इन 4 वर्ड्स को याद कर लें, रट लें बिल्कुल। अब आपको जो है ये तो ऐसे होने चाहिए कि आप सुबह उठते, रात को सोने से पहले, खाना खाने से, हर जगह आप यही पढ़ रहे हैं, यही बोले जा रहे हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, जब तक याद नहीं हो जाता। आप इसको ऐसे बना लें कि भाई आपसे कोई भी प्रोग्रामिंग का जैसी वर्ड है आपके माइंड में, सबसे पहले ये 4 चीजें आ जाए, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये 4 चीजें याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं इसका बता देता हूँ, बट टाइम कम है हमारे पास। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, कुछ भी इनहेरिट करना, थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर जितना होता है उसको देख लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक से ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब करना, हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होता है। कि हमारे पास जो है ओवरराइड्स मेथड्स होते हैं इसके अंदर, इसको हम डिटेल में कल समझेंगे, बस अभी 1 मिनट के अंदर जितना होता है उसको देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन, किसी भी चीज को कैप्सूल करना, मतलब एक्सेस मॉडिफायर होता है इसके अंदर, हमारे पास प्राइवेट कुछ
इंफॉर्मेशन होती है जो प्राइवेट होती है, कुछ पब्लिक होती है, कुछ प्रोटेक्टेड होती है। तो ये तीन चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, ये होता है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है कि सिर्फ आपको जो है एसेंशियल फीचर शो कराता है, बाकी जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं उनको हाइड कर लेता है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। इनको हम बहुत डिटेल में कल पढ़ने वाले हैं। अभी 1 मिनट के अंदर हमने इन 4 पिलर्स को देखा है, बट कल वाली क्लास में इसको हम बहुत डिटेल में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, और कोशिश करके कल वाली क्लास में थोड़ा सा हम कोड भी लिखेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कोडिंग के जरिए भी समझ में आए। अभी तक हमने सिर्फ इसकी थ्योरी देखी है। ठीक है, तो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से भी कम का टाइम रह गया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। अच्छा, कल और परसों वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सब लाजमी उसमें पार्टिसिपेट करें और टाइम पर आएँ, ताकि हमारा जो पूरे 40 मिनट्स हैं वो कवर हो सकें, और हम फिर प्रॉपर क्लास को, पूरी 40 मिनट की क्लास कंडक्ट कर सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।